there are forced and free forced and free oscillations. ठीक है, अगर आपके पास देयर आर फोर्स्ड एंड फ्री ऑसिलेशन, अगर आपके पास कोई पेंडुलम है और वो आपके पास सस्पेंडेड है, कोई भी चीज सस्पेंडेड है पेंडुलम के अलावा, एनीथिंग विच इज सस्पेंडेड, तभी हमने थोड़ी देर पहले कहा है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो डिपेंड करता है उसके लेंथ पर। 2π L डिवाइडेड बाई G उसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड T इज डायरेक्टली related with the length of any suspended body. पेंडुलम है और उसका लेंथ L है, तो उसको आप ऐसे सस्पेंडेड छोड़ दें और हल्की सी भी कोई हवा आती है, कोई जुम्बश आती है, तो ये आपके पास थोड़ा सा मूव करना शुरू करेगा। एंड वी से दैट दिस इज इट्स नेचुरल टाइम पीरियड एंड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी F, और नेचुरल टाइम पीरियड T के साथ ये वाइब्रेट करता है विच डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ। सो दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, कोई चीज सस्पेंडेड है, उसके सस्पेंजन उसकी लेंथ की वजह से, सस्पेंजन की वजह से उसकी कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल टाइम पीरियड होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, इस पेंडुलम को मैंने थोड़ा सा अपनी जगह से डिस्प्लेस करना है, जैसे भी हम थोड़ी देर ये पहले पढ़ रहे थे कि अगर मैं डिस्प्लेस करूंगी और जितना ज्यादा उसको मैं दूर अपने मेन पोजीशन से लेकर जाऊंगी, तो उतना ज्यादा आपके पास मतलब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, और जितना फोर्स अप्लाई करेंगे तो उतनी तेजी के साथ फिर वो मेन पोजीशन की तरफ आएगा, रिस्टोर करेगा अपने आप को। सो मेरे पास ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है और इसको मैं अपनी मेन पोजीशन से दूर लेकर जाऊंगी, और फिर उसके बाद जब ये करेगा ऑसिलेशन इसमें शुरू होगी, तो ये जो मेरे पास ऑसिलेशन होगी अब ये नेचुरल ऑसिलेशन नहीं होगी, इसको हम फोर्स ऑसिलेशन कहेंगे। तो एक आपके पास आ रही है नेचुरल ऑसिलेशन। नेचुरल ऑसिलेशन के साथ, नेचुरल ऑसिलेशन में जो भी बॉडी आपके पास ऑसिलेट करती है वो उसका अपना नेचुरल पीरियड होगा और नेचुरल उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको जो डिपेंड करेगा उसके टाइम लेंथ ऑसिलेट का। लेकिन अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगी और उसको डिस्प्लेस करूंगी और फिर उसको छोड़ दूंगी, तो इस टाइप ऑसिलेशंस को मैं कहूंगी कि ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है। और ये फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होंगी? ये फोर्स्ड ऑसिलेशन अब डिपेंड करेगा कि आप उस पर कितनी थोड़ी थोड़ी देर के बाद कितने इंटरवल के साथ आप फुलाई करते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होता जाएगा और अकॉर्डिंगली उसका जो है आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी उतना कम या ज्यादा होता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, एंड वो फिक्स नहीं रहेगी। देयरफॉर हम कहते हैं कि दिस टाइम पीरियड विल बी फोर्स, जो ऑसिलेशन है उसका टाइम पीरियड होगा और फोर्स ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन नेचुरल टाइम पीरियड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। ठीक है, सो नेचुरल जो आपके पास टाइम पीरियड है और जो नेचुरल आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास किस चीज के लिए आ रही है? नेचुरल टाइम पीरियड एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये है आपके पास नेचुरल जो ऑसिलेशन होगी आपके पास, उसको हम कहेंगे कि ये आपके पास फ्री ऑसिलेशन। मतलब नेचर में आपके पास ये सस्पेंड कर रहा है, ये नेचर ने उसको दिया है कि जो उसका लेंथ होगा उस लिहाज से वो आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेट करेगा। ये इसको हम कहेंगे फ्री ऑसिलेशंस। ठीक है, अच्छा, अब फ्री ऑसिलेशंस और जो आपके पास फिर फोर्स्ड ऑसिलेशंस होंगी, इन दोनों का अगर आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाए तो क्या होगा? ये दोनों जब आपके पास कंबाइन हो जाते हैं, यानी आपके पास एक बॉडी की नेचुरल ऑसिलेशंस तो है, लेकिन आपने उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया है, और फोर्स इस तरह से अप्लाई कर दिया है कि इन दोनों की आपस में जो टाइम पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी है अगर ये मैच कर जाए, तो हम कहें कि उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। इन दोनों का जो टाइम पीरियड है और जो इनकी फ्रीक्वेंसी है, अगर ये एक दूसरे के साथ मैच करे, तो फोर्स ऑसिलेशन की और आपके पास फ्री ऑसिलेशंस की अगर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मैच कर ले, तो क्या हो जाएगा? आपके पास इंक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड आएगा। एम्पलीट्यूड आपके पास
इंक्रीज हो जाएगा। किस वजह से? इनकी वजह से, इनकी कंबाइन उसकी वजह से। सो इसको हम कहते हैं दिस फिनोमेना इज नॉन एज रेजोनेंस। ठीक है, आपके पास दो चीजें हैं, एक नेचुरल टाइम पीरियड है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। उस नेचुरल टाइम पीरियड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ आपने एक ऐसा फोर्स बॉडी पे अप्लाई कर दिया है कि उस फोर्स का टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है with the time period with the natural frequency and natural time period of the बॉडी। जो भी सस्पेंजन बॉडी है, वो आपके पास कोई पेंडुलम भी हो सकता है, वो कोई सस्पेंजन बेड ब्रिज भी हो सकता है, वो आपके पास कोई झूला भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं कि जब इनकी वाइब्रेशन अब आपके पास इस तरह हो जाए कि ये मैच करेंगी इनकी फ्रीक्वेंसीज, तो वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और वो उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और तेजी के साथ वाइब्रेट भी करेंगे और एम्पलीट्यूड भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस है। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे डेली लाइफ में किस तरह हो रहा है। डेली लाइफ में आपके पास बेस्ट एग्जांपल जो आप इसको समझ सकते हैं वो आपके पास एक झूले की है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक झूला सस्पेंडेड है और हल्की सी हवा कहीं से आ रही है और अगर आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, अगर तेज हवा चल रही है तो वो हल्का हल्का आपके पास मूव करेगा। या आपने कोई और थ्रेड के साथ किसी चीज को सस्पेंड किया है और कहीं से हवा चल रही है तो वो थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा। दिस इज नॉन एज फ्री ऑसिलेशन और इसकी जो टाइम पीरियड होगी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास नेचुरल टाइम पीरियड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, लेकिन अभी आप आकर जो है झूले पे बैठ गई हैं और आपने फोर्स लगाना शुरू कर दिया है और आप देखते हैं कि आप एक खास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ उस पर आप फोर्स बार बार लगाती हैं, तो क्या होता है, आपका झूला तेज तेज दूर दूर तक जाना पड़ जाता है और आप तेज तेज दी हैं और आपके पास जो एम्पलीट्यूड होता है उस इंक्रीज हो जाता है। एंड वी से इसका तो अपना एक नेचुरल टाइम पीरियड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन आपने जो फोर्स उस पर अप्लाई कर दिया है और इक्वल इंटरवल के साथ अप्लाई कर दिया है और आपने कोशिश अनइंटेंशनली आप उसके साथ उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे हैं। बच्चे होते हैं उनको नहीं पता व्हाट इज रेजोनेंस व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो देखते हैं, बैठ जाते हैं और फिर वो अपने पाँव के साथ उसको जो है थोड़ा हल्का हल्का पुश करते रहते हैं और यहाँ तक कि उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब ये फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस आपके पास कहीं पर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ब्रिज बने होते हैं, सस्पेंशन ब्रिज जो होते हैं उसमें भी आपके पास एक खास लिंक के साथ उनकी एक जो उनकी लेंथ होता है और उस लिंक के साथ जो उसकी सस्पेंशन होती है, सो बिकॉज ऑफ दैट उसमें एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल टाइम पीरियड होता है बिकॉज ऑफ दैट लेंथ। अब हमेशा हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास आर्मी उससे गुजरती है तो लेफ्ट राइट वो चूंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ इक्वली जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं, जब वो लेफ्ट राइट करते रहते हैं। सारे आर्मी मैन एक ही टाइम पे एक लेफ्ट पाँव ऊपर रखेंगे और दूसरे थोड़ी देर के बाद राइट रखेंगे, तो वो जो इक्वल इंटरवल के साथ जो वो अपने स्टेप्स उनके होते हैं, देट मे मैच विद द फ्रीक्वेंसी और द टाइम पीरियड ऑफ द ब्रिज। अगर वो उसके साथ मैच हो जाए तो क्या हो जाएगा कि वो जो ब्रिज है उसमें रेजोनेंस का फिनोमेना आ जाएगा और उसकी जो है थोड़ी सी उसकी स्विंग ज्यादा हो जाएगी और इसकी वजह से उसमें क्रैक आ सकता है, परमानेंटली वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए जब भी कहीं पर ब्रिज के से गुजरते हैं ये आर्मी के लोग तो उनको ये कहा जाता है कि अभी आप अपने आर्म स्टेप्स में चला करें, जिस तरह से आप जाते हैं लेफ्ट राइट के उसमें ना जाया करें। सो दे ब्रेक देयर स्टेप्स बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसमें रेजोनेंस का फिनोमेना आ सकता है। इसी तरह से अगर आपने कोई चीज को सस्पेंड किया है, कोई पेंडुलम है, उसको आप देख लें, अगर हवा के साथ वो थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, अगर आपने उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ? अब हम कहते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल टाइम पीरियड तो बॉडी का एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, जो आपने अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड जो टाइम पीरियड है, अगर वो दोनों, अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये आपके पास मैच हो जाए, ठीक है, तो रेजोनेंस होगा। या आपके पास
रेजोनेंस का फिनोमेना उस वक्त भी होगा कि अगर आपके पास ये जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है ये एफ हो, यानी इफ इट इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और if it is equal to 2f, और if it is equal to 3f, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है लेट्स से वो 10 है, और आप जो अप्लाई उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी 10 है, तो आपके पास रेजोनेंस का फिनोमेना होगा। लेकिन अगर वो 20 है या 30 है या 40 है, तो तब भी आपके पास रेजोनेंस का फिनोमेना प्रोड्यूस होगा। सो इट मे बी आइदर एफ, 2f, 3f। ये अगर आपके पास अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है तो अब वो मैच करेगी एफ के साथ, एंड आपके पास रेजोनेंस का फिनोमेना होगा। रेजोनेंस का फिनोमेना क्या होगा? एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जितना जितना आप फोर्स अप्लाई करते जाते हैं और हम कहते हैं कि रेजोनेंस का फिनोमेना हो रहा है, अब अगर आपके पास उल्टा प्रोसेस आप कर लें, यानी एक बॉडी बहुत तेजी के साथ मूव कर रही है लेकिन अब आप उसको रोकना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे आप झूला झूल रही हैं और अचानक आप अपने फुट स्टेप जो है वो इस तरह अप्लाई करना शुरू करती हैं कि आप उसको रोकना चाहती हैं। सो दिस फिनोमेना इज नॉन एज डैम्पिंग। ठीक है। अब डैम्पिंग में आप क्या कर रही हैं? आपने जो फोर्स अप्लाई किया था उसको आप डिक्रीज करना चाहती हैं, जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की थी उसको आप डिक्रीज करना चाहती हैं। सो डैम्पिंग के फिनोमेना को हम कहेंगे कि हमारे पास डैम्पिंग का क्या प्रोसेस है। डैम्पिंग का जो प्रोसेस है उसमें आपके पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, और एम्पलीट्यूड डिक्रीज के साथ साथ आपके पास उसमें जो एनर्जी है, जाहिर है आपने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन अगर हमारे पास ये टॉपिक होता तो आप देखते कि जितना जितना एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जाता है आपके पास एनर्जी भी इंक्रीज होती है। लेकिन कॉमन सेंस की बात भी है कि अगर आपने एक झूला झूलते देखा है या खुद झूले पे बैठती हैं तो आपको पता होगा कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उसकी ज्यादा एनर्जी होती है। सो डैम्पिंग को हम डिफाइन करेंगे द प्रोसेस by which energy of the oscillating system is dissipated. ठीक है। So if the energy of the oscillating system dissipates, then we say this process is known as damping. ठीक है। And if we say oscillations are such that in which the amplitude decreases steadily with time, so that oscillations are known as damped oscillation. ठीक है। डैम्पिंग क्या चीज है? डैम्पिंग में हमारे पास एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। दैट इज वी से डैम्पिंग को हम डिफाइन करेंगे जब आपके पास एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस क्या है? ये डैम्पिंग का प्रोसेस है। ठीक है। एनर्जी डिक्रीज हो रही है और ठीक है। और इफ आपके पास वी से ये आपके पास डैम्पिंग है, बट डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम कहेंगे कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस कौन सी है? डैम्प्ड ऑसिलेशन एक ही बात, लेकिन उन्होंने सिर्फ टर्म्स डिफरेंट लिए हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमारे पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो एनर्जी डिक्रीज हो रही है और एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। दिस फिनोमेना इज नॉन एज डैम्पिंग और ऑसिलेशंस आर नॉन एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है। अब अगर इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लें, लेट्स से कि हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है एफ और दूसरा हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपके पास है एम्पलीट्यूड एक्स। अगर मैं एफ और एक्स के दरमियान ग्राफ ड्रॉ कर लूं, देन वी कैन से कि जितना जितना आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी तो एक टाइम आएगा कि आपके पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। और फिर पास जाहिर है टू एंड है, दोनों साइड पे जा रहे हैं, ये ग्राफ आपके पास बनेगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा इसका मतलब है एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, राइट, फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा है, राइट। और अगर मैं कहती हूँ कि नहीं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है लेकिन थोड़ी देर के बाद बस वो पीक पे चली जाएगी और उसके बाद फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, या फिर बहुत ही कम हमने फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है, ये प्रोसेस हो रहा है। सो वी से यहाँ पर ये जो पीक आपके पास आया है यहाँ पर डैम्पिंग बहुत कम है और रेजोनेंस पीक जो है वो काफी ज्यादा है। डैम्पिंग आपके पास इस पॉइंट पर स्मॉल डैम्पिंग है,
इस पॉइंट पर आपके पास क्या है, मीडियम डैम्पिंग है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, हैवी डैम्पिंग। बहुत ज्यादा डैम्पिंग हो रही है, यानी आपने तकरीबन झूले को आप स्टॉप करना शुरू कर दिया है। ये डैम्पिंग आपके पास जब आप बहुत तेज तेज झूल रही हैं, फिर अभी आपने आस्ते आस्ते उसको रोकने की कोशिश की है तो मीडियम पे आ जाएगा, और जब आप इसको रोक रही हैं तो उस वक्त आपके पास ये हैवी डैम्पिंग आपने रोकने के करीब आ रही है। अच्छा, ये हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, अपनी डेली लाइफ। तो आप स्विंग इज द बेस्ट एग्जांपल जिसको आप एक्सपीरियंस करती हैं, लेकिन डेली लाइफ में हमारे पास ये जो डैम्पिंग का प्रोसेस होता है जो बहुत यूजफुल है, वो आपकी व्हीकल में जो शॉक एब्जॉर्बर है, जिसमें अगर आप गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर आपका खराब हो जाए तो आपको बहुत झटके लगते हैं, ठीक है। और अगर वो ठीक हो तो आप आराम से किसी हाइट पे भी आप मतलब किसी जंपर जो आपके पास स्पीड ब्रेकर होते हैं उस पे आप जंप लगाती हैं, उसके बाद एकदम आप पुरसुकून हो जाती हैं, बिकॉज उसके अंदर आपके पास स्प्रिंग लगे होते हैं टायर्स के साथ साथ, ठीक है। अब ये स्प्रिंग क्या करते हैं, ये ऑसिलेशन में हेल्प करते हैं। अगर स्प्रिंग आपके पास ये लूज हो जाए तो ये काम नहीं करेंगे, जम के बाद ये फौरन ऊपर जाएंगे और नीचे आप आ जाएंगे तो एक झटका सा लगता है। लेकिन अगर ये स्प्रिंग काम कर रहे हैं और ये जरा सही है तो ये क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर आगे पीछे हो जाएंगे और उसके बाद आपकी गाड़ी जो है पुरसुकून हो जाएगी। तो ये जो डैम्पिंग का प्रोसेस है जो एप्लीकेबल है, इट इज इन द व्हीकल, और व्हीकल के जो शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए हैं उसमें आपके पास ये यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होगा, आपके पास रेजोनेंस उस वक्त ज्यादा होगा जब आपके पास डैम्पिंग जो है वो स्मॉल है, राइट। और आपके पास अगर डैम्पिंग हैवी है तो आपके पास रेजोनेंस में शार्पनेस नहीं होगी, राइट। सो ये जहां पर आपके पास शार्प कर्व बन रहा है, इसको अगर मैं कह दूं कि दिस इज sharpness of resonance। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा शार्प पीक बनी हुई है, डैम्पिंग बहुत कम है। यहाँ पर आपके पास मीडियम डैम्पिंग है तो आपके पास जो पीक है वो जरा कम हो गई है, उसकी शार्पनेस कम हो गई है, और यहाँ पर आपके पास तकरीबन फ्लैट हो रही है क्योंकि हैवी डैम्पिंग आपके पास आ रही है। तो जो आपके पास जो रेजोनेंस है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और जो डैम्पिंग है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर आपके पास डैम्पिंग होगा तो फिर आपके पास जाहिर है रेजोनेंस का फिनोमेना कम हो जाएगा, आपके पास एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, और जितना जितना एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा इसका मतलब ये कि डैम्पिंग वहां पे शुरू हो गई है। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, दे आल्सो हेल्प इन डैम्पिंग प्रोसेस। द फ्रिक्शनल ऑल फ्रिक्शनल फोर्सेस कैन रिड्यूस रेजोनेंस एंड दे विल प्रोड्यूस डैम्पिंग, ठीक है। तो जितने भी फॉर एग्जांपल एयर फ्रैक्शन तो बहुत कम होता है, झूले में तो काम नहीं करता, लेकिन अगर आपने एक छोटा सा लाइट सा बॉल किसी, अगर आप if you suspend a lead ball with the wire and if you suspend a small plastic ball, ये जो आप टेनिस वगैरह के साथ छोटा सा जो प्लास्टिक बॉल बच्चे उसके साथ खेलते हैं, अगर उसको आप सस्पेंड कर लें, देन यू विल सी कि अगर आपके पास जो लेड बॉल है वो तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन जो आपके पास दूसरा है प्लास्टिक का बॉल है, उसको अगर आप अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, लेट मी ड्रॉ, अगर आपके पास ये लेड का है और ये आपके पास छोटा सा पेंगुइन, ये कौन सा गेम खेलते हैं इसको, लाइट मास के साथ अगर आपका एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉल अटैच करेंगे, सो इसको आप देखेंगे कि ये तेजी के साथ ऑसिलेट करेगा। जो एयर फ्रैक्शन है ये उसको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि क्योंकि इसकी मास ज्यादा है और ये डिस्प्लेस करेगा एयर फ्रैक्शन को। इसी तरह से ये बहुत लाइट है तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी रुक जाएगा इसकी डैम्पिंग। इसी तरह से अगर आप उसको स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे तो स्प्रिंग के साथ अगर ये लेड का बॉल होगा वो नीचे चले जाएगा और तेजी के साथ हिट करेगा आपके जो भी पॉइंट होगा, लेट से कोई आर्क के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है तो टच करके वापस जल्दी से आएगा। लेकिन ये जो लाइट बॉल होगा वो क्या करेगा, वो ऑसिलेट करेगा और आहिस्ता 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 उसकी डैम्पिंग जो है वो खत्म होती जाएगी। सो जितना ज्यादा हैवी मास ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस
वहां पर इतना ज्यादा काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर लाइट मास होगा तो फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो ज्यादा डैम्पिंग क्रिएट कर सकती हैं वहां पे। सो डिपेंड्स, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्सेस डैम्पिंग में काम करेंगी, राइट। सो ये आपके पास डैम्पिंग का प्रोसेस है, ये खत्म टॉपिक है, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में आपके पास जो पहला पॉइंट है, चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। उसमें ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सेट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। अभी ये सारे टॉपिक आपने छोड़े हैं पीछे, लेकिन रेजोनेंस में ही लेट मी एक्सप्लेन इट कि आपके पास कैसे काम करता है। ये जो रेडियो की ट्यूनिंग है, या जो आप लोग अपने चैनल्स चेंज करते हैं टीवी वगैरह में, तो हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये सी जो है, ये कैपेसिटर है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक में, और एल भी शायद आपको पता हो, इट्स एन इंडक्टर। लेकिन ज्यादा डिटेल में इस फॉर्मूले को आप इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये जो एल और सी का कॉम्बिनेशन है, इस पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो आपका टीवी सेट है, जो रेडियो सेट वगैरह हैं, जो एंटेना पे आप हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैपेसिटर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इंडक्टर। तो इंडक्टर हमारे पास फिक्स होते हैं, लेकिन कैपेसिटर हमारे पास वेरिएबल होते हैं। तो एक्चुअली जब आप अपने रिमोट के, जो आपका टीवी का रिमोट वगैरह है, या आजकल आप एसी वगैरह में भी यूज करते हैं, तो उसमें आप क्या चीज चेंज कर रहे हैं, आप इस कैपेसिटर्स को चेंज करते हैं। देयर आर वेरिएबल कैपेसिटर, और वेरिएबल कैपेसिटर को जब आप चेंज करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी आपके पास चेंज होती जाती है। फ्रीक्वेंसी जब आप चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं, लेट्स से आपके पास एक एंटेना आपकी छत पे लगा हुआ है, जैसे डिश एंटेना होता है, आजकल तो केबल में भी आ रही है, मुख्तलिफ किस्म की फ्रीक्वेंसी आपके टीवी सेट को प्रोवाइड की जाती है। ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी टीवी सेट की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर ये फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ द एंटेना, एंटेना पे आपके पास जाहिर बीबीसी की भी आ रही है फ्रीक्वेंसी, आ रही है, जो ये फ्रीक्वेंसी क्या कैरी करती है ये भी तभी आपको नहीं पता ना। फ्रीक्वेंसी में आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। हर एक टीवी स्टेशन, हर एक रेडियो स्टेशन अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी इन एयर। ठीक है, एयर में वो सब आपके जो एंटीना होते हैं वो उसको कैच करते हैं, और वो कैच करने के बाद सारी फ्रीक्वेंसी आपकी टीवी सेट को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप एक वक्त में या तो बीबीसी को देखेंगे, या आपने ARY को देखेंगे, या आप जियो को देखेंगे, या आप अमेरिका के किसी चैनल को देखेंगे, तो आपको चाहिए एक सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आपको अवेलेबल है, लेकिन आप कौन सी चैनल को देखना चाहती हैं, सो यू हैव टू ट्यून यूर टीवी सेट। और उस टीवी सेट को ट्यून करने के लिए आप क्या करते हैं, आप ये जो सर्किट लगा होता है उसमें, जो कि कनेक्टेड है आपके रिमोट के साथ, उसमें आप कैपेसिटर को चेंज करते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी आपके पास चेंज होती है। और जब ये फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो जो भी आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर वो मैच हो जाए आपकी टीवी के सेट के साथ, तो वो चैनल आपके पास आ जाता है, राइट। सो अब ये टीवी सेट की फ्रीक्वेंसी और जो एंटेना की फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से मैं इसको एंटेना को ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, ये दोनों फ्रीक्वेंसी अगर मैच करेंगी विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट, देन यू विल कैच दैट channel, and this is known as resonance. तो जो एग्जाम्पल उन्होंने आपकी बुक में दिया है, उन्होंने ये ट्यूनिंग ऑफ रेडियो दिया हुआ है। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो जरूरी नहीं है, ट्यूनिंग ऑफ आप टीवी सेट पे ले सकते हैं, कोई भी चीज जिसको आप रिमोट से कंट्रोल करते हैं और आप उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, तो उसमें यही बेसिक फिनोमेना होता है रेजोनेंस का। और इसमें यही आपके पास एक सर्किट लगा होता है जिसमें आपने सी को चेंज करना होता है, कैपेसिटर को, और आप उसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगी तो आपके पास आएगा वो चैनल, और अगर नहीं करेंगी तो वो चैनल को आप देख नहीं सकेंगी। सो ये उन्होंने आपकी बुक में ट्यूनिंग ऑफ रेडियो इसका एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे MCQ उन्होंने दिया है कि ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सेट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है, मैकेनिकल रेजोनेंस,
म्यूजिकल रेजोनेंस, फ्री वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ठीक है, इसका आंसर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है। आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं। मैकेनिकल रेजोनेंस हमारे पास अगर एक पेंड झूला है, चलो उसको आप झूलती हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल रेजोनेंस। म्यूजिकल रेजोनेंस में जब आपके पास मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजाते हैं, उसमें से एक फिनोमेना प्रोड्यूस होता है, उसमें मैकेनिकल रेजोनेंस का एग्जाम्पल। आप जो रेडियो सेट में जो ट्यूनिंग होती है या टीवी सेट में ट्यूनिंग होती है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज electrical resonance. Now, the heating and cooking of food evenly by microwave oven is an example of resonance. ये भी आपके पास resonance होता है। इसमें क्या है, इसमें आपके पास माइक्रोवेव में आपने फूड को रख लिया है, राइट। तो माइक्रोवेव में जो आपके पास प्लेट में जो भी फूड होगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, और उस वाटर मॉलिक्यूल पर आपके पास जो रेज आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास इस मॉलिक्यूल के साथ मैच कर जाए, ये फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाए, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं फूड के, वो तेजी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब ये तेजी के साथ वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो हमारे पास उनकी काइनेटिक एनर्जी, हम क्या डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, टेम्परेचर आपके, चूंकि उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो फूड है वो हीट अप हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पर हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड जो है माइक्रोवेव में, ये कौन सा फिनोमेना है, ये रेजोनेंस का फिनोमेना है। जाहिर सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें नहीं है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस नहीं है, फ्री ऑसिलेशन है, यहाँ पे रेजोनेंस का फिनोमेना है। Okay, the time period of the same pendulum at Karachi and Murree are related is। अच्छा, अब आपके पास टाइम पीरियड जो है उसको हमने कहा है कि टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाय G। तो टाइम पीरियड का जो रिलेशनशिप है वो 1/√G है। अगर G आपके पास ज्यादा होगा तो आपके पास टाइम पीरियड ज्यादा होगा, कम होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, और 1/√G है तो इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आपके पास टाइम पीरियड G की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड आपके पास ज्यादा आएगा। आपके पास उन्होंने कराची और मरी की बात कही है। कराची का जो लेवल है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू मरी, तो मरी में वैल्यू ऑफ G आपके पास कम है, इसलिए वहां पर टाइम पीरियड के पास होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, वैल्यू ऑफ G हाइट पर होती है एंड वहां पर आपके पास टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो TM जो है, जो मरी का टाइम पीरियड है, वो ग्रेटर है टाइम पीरियड ऑफ कराची से, क्योंकि कराची पर आप कराची में आपका वैल्यू ऑफ G ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, राइट। मरी में आपके पास वैल्यू ऑफ G कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, तो मरी का टाइम पीरियड कराची से ज्यादा है। कौन सा आंसर है इसका? ठीक है, मरी का टाइम पीरियड ज्यादा है, लेस देन TM, सी ऑप्शन है। ठीक है, इज लेस देन TM, ये वाला सी ऑप्शन आपके पास आ गया है। ठीक है, then is in an isolated system the total energy of vibrating mass and spring is। isolated system है, उसमें total energy of vibrating mass and spring is constant, क्योंकि law of conservation of energy भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि वो आपके पास अगर पेंडुलम है तो टोटल एनर्जी उसकी हर पॉइंट सेम होगी, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग लिया हुआ है, तो अगर स्प्रिंग है और वो ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी भी टोटल एनर्जी आपके पास सेम होगी, तो कांस्टेंट इसका आंसर है। आइसोलेटेड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मास एंड स्प्रिंग इज। While deriving the equation of the time period, अगर हम derive करना चाहते हैं equation of time period for simple pendulum, which quantity should be kept small?
इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड अभी हमने डिराइव किया है ये सिंपल पेंडुलम के लिए। अगर हम इक्वेशन टाइम पीरियड का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या चीज स्मॉल रखें? लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम को स्मॉल रखें, मास ऑफ सिंपल पेंडुलम को स्मॉल रखें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ये मास में ही नहीं है कि हम इसको कम या ज्यादा। मास ऑफ सिंपल पेंडुलम पे तो टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करता। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो डिपेंड करता है हमारा इफ डिराइव करने के लिए उन्होंने कहा है कि आपके पास एम्पलीट्यूड स्मॉल होना चाहिए। भी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया है कि इफ वी कीप द एम्पलीट्यूड स्मॉल, ये पूछ रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिराइव करके दिया है कि लेट्स से दैट द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा and we will say that sin of theta is equal to x by L, and then we will be able to derive the equation for simple harmonic motion और time period पर हमने कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, सो इसका आंसर है keep the amplitude small, बी आंसर है इसका। If the time period of oscillation of mass m suspended from a spring is 2 seconds, if the period of oscillation of mass, आपके पास time period है किसी mass m का from a spring is 2 seconds, 2 seconds